हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हो जाता है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास हो जाने वाला होता है, क्योंकि इसमें आप लोगों को ये जानकारी मिलेगी जो आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर हो जाता है उसमें आपका जो फर्स्ट पेपर यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार है, उसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपका सिलेबस क्या है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसलिए आपको हर एक चीज़ जाननी चाहिए। तो चलते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं मापन एवं मूल्यांकन। मापन एवं मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? यानी इसका प्रमुख उद्देश्य ये हो जाता है कि पाठ्यक्रम जो होता है, पाठ्यक्रम की उपादेयता की जांच करके उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम सुधार करना, है ना? तो आपको इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है इसको देख लेते हैं। इसमें शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा, शैक्षिक मापन का अर्थ, मापन की परिभाषाएं, मापन के तत्व अथवा अंग, मापन के प्रकार, इन सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका हो जाता है शिक्षा में मापन के आवश्यक पद, शैक्षिक मापन के स्तर, मूल्यांकन का अर्थ, शैक्षिक मूल्यांकन की संकल्पना, मूल्यांकन की परिभाषाएं, मूल्यांकन की नवीन धारणा, मूल्यांकन के शिक्षण यानी मूल्यांकन की शिक्षा में आवश्यकता एवं महत्व, शिक्षा में मूल्यांकन के उद्देश्य एवं कार्य, और उसके बाद आपका हो जाता है मूल्यांकन के क्षेत्र। ये सभी चीजें आपकी हो जाती है। इसमें सभी चीजों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसमें एक चीज और हो जाता है, जैसे आपको कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनकी जैसे आपने उसकी इंग्लिश आपको पता है तो चीजें ज्यादा समझ में आती है, कुछ चीजें ज्यादा वो एक तो कहते नहीं कि शुद्ध भाषा में लिखी होती है तो चीजें यही नहीं समझ में आता। ये होता क्या, जैसे अधिगम हो जाता है। अधिगम का मतलब क्या होता है? तो लर्निंग होता है, यानी सीखना होता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में अधिगम आता है तो आप नहीं समझ पाते हैं कि अधिगम किसको कहते हैं। लेकिन जब इसको पता है, इसकी मीनिंग पता है कि लर्निंग हो जाती है, यानी कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम इंग्लिश में आपको बताते चलेंगे तो इससे क्या होता है, चीजें थोड़ी ज्यादा समझ में आ जाती हैं। ठीक है ना? उसके बाद आपका सेकंड हो जाता है मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। तो मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों को अपनी शैक्षिक प्रगति का ज्ञान होता है ना? जब मूल्यांकन होता है तभी तो अपनी शैक्षिक प्रगति का ज्ञान होता है ना छात्रों को। तो इन सब चीजों पर डिस्कस करेंगे। इसमें मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता, मूल्यांकन की शैक्षिक अनुसंधान में आवश्यकता, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता, मापन एवं मूल्यांकन, मापन एवं मूल्यांकन में अंतर, मूल्यांकन एवं परीक्षण में अंतर और परीक्षण तथा मापन में अंतर, इन सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका थर्ड नंबर पर हो जाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो जिनके द्वारा विभिन्न विधियों गणों के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जाता है ना? तो वही तो होते हैं। तो इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में दक्षता आधारित मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन की अवधारणा, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ, व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न पक्ष, सतत मूल्यांकन का महत्व, सतत मूल्यांकन की विधियां, सतत मूल्यांकन की कार्यप्रणाली तथा सोपान और सतत मूल्यांकन के क्षेत्र, ये हो जाते हैं। फोर्थ नंबर पे आपका हो जाता है मूल्यांकन के पक्ष। तो इसमें आपका हो जाता है संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। फिर उसके बाद हो जाता है संज्ञानात्मक पक्ष, कार्य सूचक क्रियाओं की सूची, ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष का भारतीय वेदकरण, भावात्मक पक्ष, सामाजिक कौशल, यांत्रिक कौशल, गणितीय कौशल, भाषाई कौशल, कौशलात्मक पक्ष, ये हो जाते हैं। ठीक है ना? फिफ्थ नंबर पर देखते हैं मूल्यांकन के प्रकार। तो मूल्यांकन के कौन कौन से प्रकार है? तो मौखिक परीक्षा,
है ना। जब आप बच्चों का मूल्यांकन करते हैं तो किस तरह से करते हैं भाई, मौखिक परीक्षा करके, है ना। मौखिक परीक्षा का उद्देश्य, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं, मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व, आवश्यकता, मौखिक अभिव्यक्ति के कौशल को की शिक्षण विधियां, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जिसको कहते हैं ना, साक्षात्कार की कार्यविधि या क्रियान्वयन, निरीक्षण, अवलोकन पद्धति, प्रायोगिक विधि, रचनात्मक एवं आंकलित मूल्यांकन, रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन, ये सभी हो जाते हैं। इन पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका हो जाता है उत्तम परीक्षण की विशेषताएं। अब जो उत्तम परीक्षण है उसकी विशेषताएं क्या है, इनके बारे में जानेंगे। यानी एक अच्छी परीक्षा किसे कहते हैं, कहेंगे अच्छे परीक्षण की कसौटी, उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियां, अच्छे परीक्षण की तकनीकी कसौटियां, शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में संबंध, ये हो जाता है। उसके बाद प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया, परीक्षण योजना बनाना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, पदों के प्रकार, निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव, लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न पत्र निर्माण, ब्लूप्रिंट, संप्रेषण तथा अंक निर्धारण, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष, ये हो जाते हैं। उसके बाद आपका 8 नंबर का हो जाता है मूल्यांकन अभिलेखीकरण। मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिलेखीकरण का महत्व, अभिलेखीकरण का संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञान सहगामी पक्ष का अभिलेखीकरण, सतत मूल्यांकन, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, षटमासिक एवं वार्षिक मूल्यांकन में पुनर्बलन, है ना। उसके बाद आपका हो जाता है 9 नंबर पे निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। इसका मतलब क्या होता है, जो निदानात्मक होता है यानी डायग्नोस्ट, जैसे किसी चीज को, जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए तो आपको क्या प्रॉब्लम है, तो पहले डॉक्टर क्या करते हैं, डायग्नोस्ट करते हैं यानी उसकी जांच करते हैं। जांच करने के बाद उसका उपचार करते हैं यानी मेडिसिन देते हैं। तो क्या जो जांच करना होता है वो निदानात्मक होता है और जो मेडिसिन देते हैं वो उसका क्या होता है, उपचारात्मक होता है। यानी अब आप सोचेंगे कि मैम यहाँ पे तो पढ़ाई की बात चल रही है, आप तो डॉक्टर की बात कर रही हैं, है ना। तो यहाँ पे ये चीज है, जैसे आप टीचर हो तो बच्चों में क्या प्रॉब्लम है, बच्चे क्यों अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं, बच्चों में ऐसी क्या चीज हो गई है या क्या प्रॉब्लम थी या क्या प्रॉब्लम हो गई है, तो इन सभी चीजों का आप डायग्नोस्ट करेंगे यानी निदान करेंगे तो आप जान पाएंगे कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रहा है, किस वजह से बच्चा सीख नहीं पा रहा है, आसानी से चीजों को समझ नहीं पा रहा है। क्योंकि भाई बच्चे तो बच्चे हैं, सभी बच्चे समान होने चाहिए लेकिन समान नहीं है, क्यों नहीं है, तो उसमें कोई ना कोई रीजन होता है। तभी तो बच्चे भाई एक एज के हैं, लेकिन कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा बहुत देर में सीखता है, कोई बच्चा सामान्य होता है। चलिए सामान्य बच्चा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सामान्य है अगर तो वो तो ना जैसे कि ये है कि बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली भी नहीं यानी प्रतिभाशाली भी नहीं है और बहुत मंदबुद्धि भी नहीं है, यानी सामान्य जो चीज होती है वो सही मानी जाती है ना। उसके बाद रहा ये कि बच्चा सीख क्यों नहीं पा रहा है, बच्चे में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, तो यही इसमें जो बच्चों की ये जो जांच की जाती है यही ये निदानात्मक हो जाता है, जो उसका उपचार किया जाता है वो उपचारात्मक हो जाता है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें निदानात्मक शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषाएं, निदानात्मक परीक्षण की विशेषताएं, निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य, उपयोग एवं महत्व, निदानात्मक परीक्षण एवं उपलब्धि परीक्षण के अंतर और निदानात्मक समस्याओं से संबंधित कारण, शैक्षिक निदान के लिए आवश्यक सामग्री, निदानात्मक परीक्षण के क्षेत्र, निदान प्रक्रिया, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के परिणाम, ये हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु देखते हैं यानी क्रियात्मक शोध, यानी ये जो हेडिंग है आपकी, तो क्रियात्मक शोध का अर्थ एवं परिभाषा, क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व, क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ या महत्व, क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं और क्रियात्मक अनुसंधान और आधारभूत अनुसंधान में अंतर और क्रियात्मक शोध के चरण एवं प्रारूप, क्रियात्मक अनुसंधान का संपादन और अभिलेखीकरण, इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका हो जाता है लास्ट पॉइंट, शैक्षिक नवाचार।
तो नवाचार का अर्थ परिवर्तन एवं नवाचार में संबंध, परिवर्तन और नवाचार, शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र, शिक्षण अधिगम, मूल्यांकन, प्रार्थना स्थल की गतिविधि, पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाकलाप, सामुदायिक सहभागिता, विद्यालय प्रबंधन, विषयगत कक्षा, शिक्षण एवं समसामयिक दृष्टांत, ये हो जाते हैं। यानी यहाँ पे आपका ये जो सिलेबस है, यानी आपका जो आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ना। तो अब आप लोगों को जो आपका फर्स्ट लेसन है उसको देखना रहेगा। इससे हम सीरियल वाइज चलेंगे, यानी शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, इस सब्जेक्ट पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, और मैथ तो आपका साथ में चल रहा है, ठीक है ना। अब हम आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोग, जैसे आप लोगों ने उर्दू ले रखा है, क्योंकि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में आप या तो संस्कृत लें या तो उर्दू लें, और सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में क्या होता है, तो उसमें तो इंग्लिश तो लेनी ही है, ठीक है ना। तो अब आप लोगों का जो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर हो जाता है, इसमें कुछ लोगों ने उर्दू सब्जेक्ट चूज किया होगा और कुछ लोगों ने संस्कृत सब्जेक्ट चूज किया होगा। अब हमें ये नहीं पता है कि कितने प्रशिक्षुओं ने उर्दू सब्जेक्ट चूज किया है। तो भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि किन किन लोगों ने उर्दू सब्जेक्ट चूज किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्लास कंटिन्यू करें, क्योंकि हमें अभी नहीं पता है। हम भाई ये नहीं जानते कि कितने लोग, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जिन जो लोग और सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें से कितने लोगों ने उर्दू सब्जेक्ट ले रखा है, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो हम आप लोगों का जो सब्जेक्ट उर्दू हो जाता है उसको हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले भी क्लासेस हम कंटिन्यू कर चुके हैं। जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो जाता है उसके भी क्लासेस कंटिन्यू कर चुके हैं, तो और थर्ड सेमेस्टर के भी। तो कुछ प्रशिक्षु ये भी कहते थे कि हमें दिक्कत होती है उर्दू सीखने में, क्योंकि जब आपको बेसिक ही चीज नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन आंसर कैसे कर पाएंगे और चीजें आप कैसे कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप हिंदी आपको नहीं आ रही है, आप वर्णमाला ही नहीं जानते हैं, है ना, पाई मात्रे ही नहीं जानते हैं, तो आप जो है आप हिंदी को कैसे, यानी जब क्वेश्चंस आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको वर्णमाला आनी चाहिए, है ना, वही चीज हो गई ना। तो उर्दू में यही चीज है, जब आपको पहले उसके अक्षर यानी हुर्फ बोलते हैं, तो हुर्फ पता होंगे, अरब पता होंगे, सभी चीजें पता होंगी, तभी तो आप कर पाएंगे ना, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे ना। तो आप लोग से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो हमें भी अनुमान लगे कि हाँ आप लोग इतने स्टूडेंट्स, यानी अब हमारे लिए तो आप स्टूडेंट्स हैं, वैसे तो आप प्रशिक्षु हैं भाई, आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं और हमारे भाई बहन हैं आप, ठीक है ना। तो इसकी तो वो बात हो गई कि आप हमारे स्टूडेंट हैं, वैसे आप स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो हम आप लोगों का जो क्लास है, यानी उर्दू का क्लास है, उसको कंटिन्यू करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें, प्लस आप लोग अपना एक रजिस्टर ले लें। जो भी सब्जेक्ट्स के हम, जैसे आप लोगों को हमने आज जो शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार हो जाता है, इसके बारे में बताया है ना। तो आप इसका जो फर्स्ट पेज होता है उस पर आप लिख लें कि हमें ये चीजें पढ़नी है, ये जरूरी होता है, फिर उसी को मैच करते हुए आप कंटिन्यू करें। आपको ये भी होना चाहिए, ये आपका हक है कि आपको चीजें जांचनी चाहिए, परखनी चाहिए, उसके बाद ही आपको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भरोसा ऐसे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको जांच करके ही भरोसा करना चाहिए। और ये जरूरी भी होता है, क्योंकि ये भाई आपके फ्यूचर, जो आपका फ्यूचर ब्राइट करेगा वो आप कर रहे हो। आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हो, तो आप में कहते नहीं कि कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए आप लोग क्या करें, अपने रजिस्टर को ले, उस पे फर्स्ट पेज पे ये लिखें, यानी जो हमने आज लिखवाया, आपको सिलेबस लिखवाया कि ये चीजें पढ़नी है, वो आप पार्ट का नाम हर एक चीज डालें, हर बिंदु डालें। उसके बाद जब आप का क्लास कंटिन्यू हो, क्योंकि कल से आपका क्लास कंटिन्यू होगा, आज ही आपका सिलेबस हो गया, तो आप उससे मैच करते चले, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।